हेलो, रेंज ऑफ द फंक्शंस में तीन टाइप्स हम डिस्कस कर चुके हैं, तीन टेक्निक्स हम डिस्कस कर चुके हैं टू फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। सो स्टार्टिंग विद द टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 क्या है? एक्सप्रेसिंग एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। तो जनरली जब भी मेरे पास रैशनल फंक्शन होता है ना, रैशनल फंक्शन बोले तो पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, तो उनकी रेंज फाइंड करने के लिए हम ये वाली टेक्निक यूज करते हैं कि हम x को एक्सप्रेस कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ y। तो ओरिजिनली मुझे जो फंक्शन गिवन होता है वो y इन टर्म्स ऑफ x होता है। सो व्हाट आई डू, आई एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, उसके बाद कंडीशन लगाई जाती है x के ऊपर। ठीक है, तो ध्यान देना, करते हैं, ट्राई करते हैं इसको, एक एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। और ये वाला पर्टिकुलर टॉपिक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाले चैप्टर में भी डिस्कस करा था अंडर द टॉपिक रेंज ऑफ द रैशनल फंक्शंस, तो सेम चीज है। ठीक है, तो ध्यान देना, फर्स्ट क्वेश्चन है रेंज फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स, ये फंक्शन है। तो देख के पता चल रहा है रैशनल फंक्शन है, ऊपर 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है, नीचे 1 डिग्री का लीनियर अपॉन लीनियर। तो इसकी रेंज फाइंड करने के लिए x को इन टर्म्स ऑफ y लिखेंगे, और वो लिखना आसान है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यू विल गेट 2y माइनस xy इज इक्वल टू 2 प्लस x। x वाली टर्म्स एक साथ कर लेते हैं, तो 2y माइनस 2 इज इक्वल टू x टाइम्स 1 प्लस y। तो यू कैन सी कि x इज कमिंग आउट एज 2 टाइम्स y माइनस 1 अपॉन y प्लस 1। तो x को हमने लिखा इन टर्म्स ऑफ y। अब x पे कंडीशन क्या है? दैट x इज अ रियल नंबर। तो हालांकि यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट बाय डिफॉल्ट हम मान के चल रहे हैं कि x एक रियल नंबर है। तो अगर x एक रियल नंबर है तो मुझे देखना है यहाँ पे मैं y की कौन कौन सी वैल्यूज रख सकता हूं ताकि इसका जो रिजल्ट आए वो एक रियल नंबर आ जाए। तो व्हाट वैल्यूज ऑफ y कैन आई पुट हियर फॉर व्हिच दिस फंक्शन इज डिफाइंड। तो बेसिकली हम सिर्फ इतनी चीज देखना चाह रहे हैं कि यहाँ पे मैं y की कौन कौन सी वैल्यूज रखूं ताकि इसकी मुझे एक डिफाइंड वैल्यू मिल जाए, अनडिफाइंड ना हो पाए। तो मुझे पता है कि यहाँ से सिर्फ डिनोमिनेटर जो है ना वो इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। तो y प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, इट मींस y इज नॉट इक्वल टू माइनस 1। तो ये पता चल गया कि y की कोई भी रियल वैल्यू यहाँ पे रखी जा सकती है एक्सेप्ट माइनस 1, उसके कोरस्पोंडिंग मुझे एक रियल नंबर मिल जाएगा जो कि x की वैल्यू होगी। तो ये y की वैल्यूज मुझे मिल गई, दैट y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग माइनस 1। और y क्या होता है? y की वैल्यूज को ही तो रेंज बोलते हैं ना। तो ये वाली जो वैल्यूज है ये मेरी रेंज होगी। सो द रेंज ऑफ द फंक्शन इज दिस r माइनस माइनस 1। बस इतनी सी कहानी। ठीक है, तो x को हमने लिखा इन टर्म्स ऑफ y। उसके बाद यहां से हमने y की वो वाली वैल्यूज देख ली जिसके कोरस्पोंडिंग ये वाला फंक्शन डिफाइंड होगा। तो हमें पता चला कि डिनोमिनेटर अगर 0 ना हो पाए उसके बिना सारी वैल्यूज को डिफाइंड होगा। तो ये वाली वैल्यूज के आगे मेरी रेंज आ गई, y की वैल्यूज आ गई। डन। ठीक है, सेकंड पार्ट ट्राई करते हैं। अगेन रैशनल फंक्शन है, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। फर्स्ट में लीनियर अपॉन लीनियर था, इस केस में क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है। तो फंक्शन है y इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। इसको आप लोग देख के आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे कि इसके फैक्टर्स बनाना पॉसिबल है, तो इसको भी फैक्टराइज कर लेते हैं, इसको भी। तो न्यूमरेटर के तो फैक्टर्स बनेंगे x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1, और डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स बनेंगे दैट इज x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2। ये चीज दिख रही है हमें। अब एक चीज आप नोटिस करोगे, दोनों में कॉमन फैक्टर है तो इसको कैंसिल आउट कर सकता हूं। या सो नेक्स्ट स्टेप पे लिख रहे हैं दैट y इज इक्वल टू, इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो यू विल गेट x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3। बट एक चीज का ध्यान रखना, कैंसिल आउट तो कर देंगे बट साथ में मुझे ये पता है कि x कैन नॉट बी इक्वल टू 2। तो आपको पहले भी बताया था अगर मैं किसी नंबर से डिवाइड करूंगा तो वी हैव टू मेक श्योर वो नंबर 0 के बराबर ना हो। इस केस में आप x माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हो और मुझे पता है कि x माइनस 2 की वैल्यू 0 नहीं हो सकती क्योंकि डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है। तो x इज नॉट इक्वल टू 2, यहाँ पे हमने कंडीशन लगा दी। तो बिफोर कैंसिलिंग आउट द कॉमन फैक्टर आई हैव अप्लाइड द कंडीशन दैट x इज नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, डन। अब फिर से मेरा जो फंक्शन है वो कैसा फंक्शन बन गया? y एज अ लीनियर अपॉन लीनियर टाइप का रैशनल फंक्शन बन गया, और इसकी रेंज मुझे फाइंड करना आता है। यहाँ पे हमने डिस्कस करा था, तो सेम तरीके से इसकी रेंज फाइंड कर लेते हैं। सो इट इज x इंटू वाई प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। एक्स वाली टर्म्स एक साथ कर लेते हैं। सो 3y प्लस 1 इज इक्वल टू x इंटू 1 माइनस 1। तो x की वैल्यूज क्या आ रही है? 3y प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 1। ये x की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ y। अब x पे कंडीशन क्या है? x एक रियल नंबर है एंड ऑल्सो x इज नॉट इक्वल टू 2। तो पहली कंडीशन तो यहां से ये लगेगी
कि x क्योंकि एक रियल नंबर है तो इस पूरे की वैल्यू भी रियल नंबर आनी चाहिए, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0, सो 1 माइनस y इज नॉट इक्वल टू 0, इट इंप्लाइज y इज नॉट इक्वल टू 1. दिस इज द फर्स्ट थिंग. एंड दूसरी चीज, दूसरी जो कंडीशन लगेगी, क्योंकि मुझे पता है मेरा जो नंबर x है वो 2 के बराबर नहीं हो सकता, नहीं तो ओरिजिनल फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, तो दिस नंबर इज नॉट इक्वल टू 2, दैट मींस ये पूरा नंबर इज आल्सो नॉट इक्वल टू 2. सो 3y + 1 अपॉन 1 माइनस y इज नॉट इक्वल टू 2. ठीक बात है. तो यहां से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 3y + 1 इज नॉट इक्वल टू 2 माइनस 2y, इसका मतलब 5y इज नॉट इक्वल टू 1, इसका मतलब y इज नॉट इक्वल टू 1/5. तो y की वैल्यू 1/5 भी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर y की वैल्यू 1/5 हो गई तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, जो कि अलाउड नहीं है, जो कि डोमेन का पार्ट नहीं है. तो कुल मिला के y की वैल्यू 1 नहीं हो सकती और 1/5 नहीं हो सकती, इसके अलावा सारी वैल्यूज आ सकती हैं जो कि रेंज का पार्ट होंगी. सो रेंज इज ऑल रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग 1 and 1/5. तो दिस इज द मेथड टू फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर प्रेजेंट. ओके. थर्ड फंक्शन देखते हैं, y इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 + x². अगेन एक रैशनल फंक्शन है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक. तो इसके लिए भी सेम अप्रोच यूज करेंगे, x को इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस करने की ट्राई करेंगे. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके लिए, तो इट विल बी y + x²y इज इक्वल टू 2x, ये बनेगा. तो आप लोग देख पा रहे हो कि x में क्वाड्रेटिक है, तो x²y - 2x + y इज इक्वल टू 0. अब अगेन एक छोटी सी चीज का ध्यान देना पड़ेगा, ये x में क्वाड्रेटिक तभी बोली जा सकती है अगर x² का कोएफिशिएंट नॉन जीरो होगा. या तो दो केसेस बनाए जा सकते हैं. केस नंबर 1 बन जाएगा व्हेन y इज नॉट इक्वल टू 0, और अगर y की वैल्यू 0 नहीं है तो मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर मैं सोल्व करूंगा तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से x को लिखा जा सकता है -b + -√d/2a, ये लिखा जा सकता है. और क्योंकि x एक रियल नंबर है तो ये पूरी वैल्यू भी रियल नंबर आनी चाहिए. तो इसका मतलब ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, नहीं तो ये पूरी चीज क्या हो जाएगी, इमेजिनरी हो जाएगी. तो द कंडीशन शुड बी हियर दैट d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये कंडीशन लगेगी. तो d देख लो यहां से कितना आएगा, b² - 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. तो क्या मिल रहा है, y² इज लेस देन और इक्वल टू 1. तो y की वैल्यू क्या आ गई, -1 से लेके 1 तक आ गई. बट हम एज्यूम करके चल रहे थे कि y की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तो इसका मतलब यहां से सिर्फ वही वाली वैल्यूज रखेंगे जो कि नॉन जीरो वाली वैल्यूज है. तो इसका मतलब y बिलोंग्स टू -1 to 1 एक्सक्लूडिंग 0. तो ये मुझे y की वैल्यूज मिली फ्रॉम द केस नंबर 1. ये बात आ रही है समझ में. तो क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करा है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला को तभी यूज कर सकते हैं अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होगी, अगर y की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है. तो दिस इज द केस नंबर 1. और केस नंबर 2 अलग से कंसीडर करेंगे व्हेन y इज इक्वल टू 0. अब चेक करो, अगर y इक्वल टू 0 रखूंगा मैं इस इक्वेशन में, या फिर ओरिजिनल फंक्शन में रख के देख लो, अगर y की वैल्यू मैं 0 रखूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, 2x अपॉन 1 + x² इज इक्वल टू 0. इसका मतलब x इज इक्वल टू 0. तो क्या पता चला मुझे कि अगर फंक्शन में मैं x को 0 रखूंगा तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी. इसका मतलब y इक्वल टू 0 शुड आल्सो बी द पार्ट ऑफ द रेंज. तो यहां से मुझे y की वैल्यू क्या मिल गई, 0 मिल गई. तो ये केस 2 से y की वैल्यूज आ रही है. अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों का यूनियन ले लूंगा. तो यूनियन करके ये वाला जो 0 हमने एक्सक्लूड करा था ये भी इंक्लूड कर दिया जाएगा. तो फाइनल जो रेंज आएगी वो -1 से 1 आ जाएगी. ओके, तो ये टेक्निक है. तो जब भी मेरे पास इस तरीके का फंक्शन होगा, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक या फिर क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, तो हमेशा ये वाली टेक्निक यूज करी जा सकती है, एक्सप्रेसिंग x इन टर्म्स ऑफ वर्क. ठीक है. सिमिलर अप्रोच से नेक्स्ट वाला भी ट्राई कर सकते हैं. अगेन क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है, सेम मेथड फॉलो किया जा सकता है. तो देख लेते हैं इसको. सो द फोर्थ पार्ट इज y इज इक्वल टू x² + x + 2 अपॉन x² + x + 1. ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो इट विल बी x²y + xy + y इज इक्वल टू x² + x + 2. x में क्वाड्रेटिक बनेगी तो x² वाले कोएफिशिएंट्स कलेक्ट कर लो, y - 1, x के कोएफिशिएंट्स आर y - 1 + y - 2 इज इक्वल टू 0. ये चीज बन गई. अगेन ये क्वाड्रेटिक तभी बोली जाएगी अगर y - 1 की वैल्यू नॉन जीरो है.
तो केस 1 बना लेते हैं, व्हेन y minus 1 is not equal to 0 that means y is not equal to 1। ये केस नंबर 1 है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जब मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाऊंगा तो डिस्क्रिमिनेंट पे कंडीशन आएगी दैट d is greater than or equal to 0। तो हमेशा ये कंडीशन लगेगी कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो लगा दो कंडीशन। सो d की वैल्यू कितनी, b² minus 4a into c, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करा जाएगा या तो कर लेते हैं। y minus 1 तो कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में कितना मिलेगा, y minus 1 minus 4y plus 8, this is greater than or equal to 0। so y minus 1 into minus 3y plus 7 greater than or equal to 0। तो वेवी कर्व मेथड लगाने के लिए दोनों साइड को माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो y minus 1 into 3y minus 7 less than or equal to 0। दो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, 1 आएगा और 7/3, तो y की वैल्यूज आ जाएगी 1 से लेकर 7/3। बट हमने कंडीशन लगाई थी कि y 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे जो 1 आ रहा है उसको हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दिस इंप्लाइज दैट y बिलोंग्स टू 1 to 7/3। या ये हो गया केस नंबर 1। केस नंबर 2, व्हेन y इज इक्वल टू 1, अगर y की वैल्यू 1 के बराबर हो जाए तो उस केस में ये क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी। तो यहां से ये वाला मेथड तो काम नहीं करेगा, तो मैन्युअली चेक कर लेते हैं, ओरिजिनल फंक्शन में डाल के देख लेते हैं कि क्या y की वैल्यू 1 होना पॉसिबल है। तो पुट y इज इक्वल टू 1 हियर, तो 1 पुट करोगे क्या आएगा, x² plus x plus 2 अपॉन x² plus x plus 1। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलेगा, x² plus x plus 1 इज इक्वल टू x² plus x plus 2। तो x² कैंसिल आउट, x कैंसिल आउट, क्या आ गया, 1 इज इक्वल टू 2 आ गया, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। और कभी पॉसिबल होने का मतलब ये हुआ कि y इज इक्वल टू 1 कभी हो ही नहीं सकता, तो y इज नॉट इक्वल टू 1। तो y इज इक्वल टू 1 हमारी रेंज का पार्ट नहीं होगा। तो बस ये जो वैल्यूज आई थी मेरी, तो बेसिकली या फिर इनका अगर यूनियन करूं तो रेंज क्या आएगी, यही वाली वैल्यूज आ जाएंगी जो केस 1 से आई थी, 1 से लेके 7/3। ठीक है जी। तो स्टैंडर्ड मेथड है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, सबके लिए सेम मेथड फॉलो करा जाएगा। ओके, ये फिफ्थ पार्ट भी देख लो। दिस इज द फंक्शन y इज इक्वल टू x² plus 1 अपॉन x² minus 1। अगेन देखा जाए तो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है, सेम मेथड से हो ही जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं है। तो करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, x² y minus y इज इक्वल टू x² plus 1, या x² वाली टर्म्स का कोफिशिएंट कितना, y minus 1 और ये कितना 1 plus y। तो यहां से मेरे पास x² की वैल्यू आ रही है 1 plus y upon y minus 1। तो अब x के बजाय x² की वैल्यूज आ रही है और मुझे पता है कि x² वाली वैल्यूज कैसी होंगी ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होंगी। तो इफ x इज अ रियल नंबर तो इसका स्क्वायर जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वाली वैल्यूज देगा। तो इसका मतलब ये वाली जो वैल्यूज हैं ये भी तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। सो द कंडीशन इज 1 plus y upon y minus 1 is greater than or equal to 0। या तो जो कंडीशन लेफ्ट हैंड साइड पे होगी वही तो राइट हैंड साइड पे लगेगी। पिछले क्वेश्चंस में लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ x होता था, तो हमने कंडीशन लगा दी x इज अ रियल नंबर। यहाँ पे x² है तो x² की वैल्यूज कैसी होंगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इस पे कंडीशन लग गई ये वाली। अब इसको सॉल्व करना मुझे आता है, तो वेवी कर्व मेथड से यहाँ से मैं y की वैल्यूज फाइंड कर लूंगा। एक क्रिटिकल पॉइंट -1 है, एक 1 है, प्लस माइनस प्लस। और ध्यान रखना डिनोमिनेटर को तो 0 नहीं होने देना, तो ओपन क्लोज का ध्यान रख लेना बस। तो मुझे पॉजिटिव वाली वैल्यूज चाहिए, तो y बिलोंग्स टू -∞ से -1 क्लोज इंटरवल यूनियन 1 से इंफिनिटी ओपन इंटरवल। तो ये मेरी रेंज आ गई इस केस में। ठीक बात है। ओके, ये कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। सिक्स्थ पार्ट देखना, fx इज इक्वल टू दिस। तो इसमें क्या चीज है, sin x का फंक्शन प्रेजेंट है ऊपर भी और नीचे भी। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं फॉर द टाइम बीइंग चाहो तो। सो पुट sin x इज इक्वल टू t। ओके, पुट sin x इज इक्वल टू t। तो मेरा जो फंक्शन बनेगा दैट इज y इज इक्वल टू 2t प्लस 1 अपॉन t माइनस 3। ये काम करा जा सकता है। तो मैंने देखा ऊपर और नीचे सेम फंक्शन प्रेजेंट है sin x का, तो इसको सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा सा आसान करने के लिए हमने सब्स्टिट्यूशन कर दी, sin x इक्वल टू t कर दिया। बट जब भी सब्स्टिट्यूशन करी जाती है ध्यान रखा जाता है sin x की वैल्यूज मुझे पता है -1 से 1 के बीच में हो सकती है, तो यहाँ पे t पे कंडीशन लगा देते हैं, t बिलोंग्स टू -1 एंड हियर आल्सो t बिलोंग्स टू -1। तो अब मेरा क्वेश्चन इसमें रिड्यूस हो गया कि मुझे इस फंक्शन की रेंज फाइंड करनी है जब t की वैल्यूज -1 से 1 के बीच में।
और अगर आप ध्यान से देखो तो ये रैशनल फंक्शन ही तो बन गया, लीनियर अपॉन लीनियर, और इसकी रेंज फाइंड करनी मुझे आती है। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और t को y के टर्म्स में एक्सप्रेस कर देंगे, तो कर सकते हैं। तो t इंटू वाई माइनस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 2t प्लस 1, तो t वाली वैल्यूज एक साथ करेंगे। सो t टाइम्स y माइनस 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 3y, दैट मीन्स t इज इक्वल टू 1 प्लस 3y अपॉन y माइनस 2। ये t की वैल्यूज आ गई। अब t पे कंडीशन क्या है, -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो इसका मतलब इस पूरे पे ये कंडीशन लगानी पड़ेगी आपको कि ये पूरा नंबर 1 प्लस 3y अपॉन y माइनस 2 ये लाई करना चाहिए -1 से 1 के बीच में। तो अब मेरा जो क्वेश्चन है वो इसमें कन्वर्ट हो गया कि मुझे ये इनइक्वालिटी सोल्व करनी है, और इसको सोल्व करके जो भी y की वैल्यूज आ जाएंगी वही मेरा आंसर हो जाएगा, वही मेरी रेंज हो जाएगी फंक्शन की। तो ऐसे क्वेश्चन मुझे सोल्व करने आते हैं, वेवी का मेथड से हो जाएंगे। तो दोनों को इंडिपेंडेंटली सोल्व करना पड़ेगा, ये अलग से करा जाएगा, ये अलग से करा जाएगा। या तो फर्स्ट वाले को अगर सोल्व करें तो -1 इज लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस 3y अपॉन y माइनस 2। या तो -1 को इस तरफ ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा 1 प्लस 3y अपॉन y माइनस 2 प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और अगर मैं एलसीएम लूंगा तो क्या बनेगा, ये 3y प्लस y इज 4y एंड 1 माइनस 2 इज -1 अपॉन y माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये चीज बनेगी, ठीक बात है। और इस पे अगर मैं वेवी कर्व मेथड लगा दूं तो एक क्रिटिकल पॉइंट 1/4 आएगा और एक 2 आएगा, तो y की वैल्यूज क्या आ जाएगी, माइनस इंफिनिटी से 1/4 यूनियन 2 से इंफिनिटी, ये वैल्यूज आ जाएंगी। तो फर्स्ट इनइक्वालिटी को सोल्व करके मुझे y की ये वाली वैल्यूज मिलेंगी, ठीक बात है। और दूसरी जो इनइक्वालिटी इसको भी सोल्व कर लेते हैं यहाँ पे, तो क्या चीज है ये 1 प्लस 3y अपॉन y माइनस 2 इज लेस देन और इक्वल टू 1 है, तो y को इस तरफ ले आओ, लेस देन और इक्वल टू 0। अगेन अगर मैं एलसीएम लूंगा तो क्या बनेगा 3y माइनस y दैट इज 2y प्लस 3 अपॉन y माइनस 2 इज लेस देन और इक्वल टू 0, ये बनेगा। और फिर से अगर मैं वेवी कर्व मेथड यूज करूं तो -3/2 2 प्लस माइनस प्लस, तो y की वैल्यूज क्या आ जाएंगी, -3/2 से लेके 2 के बीच में आ जाएगी। तो दोनों इनइक्वालिटीज को हमने सोल्व करा, ये वाली वैल्यूज आ रही है, दोनों को क्या कर दिया जाएगा, इंटरसेक्शन ले लिया जाएगा, क्योंकि मुझे दोनों सेम टाइम पे ट्रू चाहिए। तो अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो देख लो कौन सी वैल्यूज आ रही है, तो y बिलोंग्स टू -3/2 से लेके 1/4 आ जाएगा शायद। सो y बिलोंग्स टू -3/2 से 1/4। ठीक बात है। तो बस ये टेक्निक है। तो sin x का फंक्शन देखा, t मान लिया, रैशनल फंक्शन वाले में कन्वर्ट हो गया, उसको फाइंड करना मुझे आता है। कंडीशन इज कि जो sin x को तुमने सब्स्टिट्यूट करा t, तो ध्यान रखना यहाँ पे t पे कंडीशन लगानी जरूरी है, -1 to 1, वही सेम कंडीशन यहाँ पे यूज करी जाएगी। ओके, सेवंथ पार्ट देख लो, fx इज इक्वल टू दिस, फ्रैक्शनल पार्ट x वाला फंक्शन प्रेजेंट है, ऊपर भी नीचे भी, फिर से वही सेम काम कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। पुट फ्रैक्शनल पार्ट x इज इक्वल टू t, और मुझे पता है फ्रैक्शनल पार्ट x की रेंज क्या होती है, 0 to 1 होती है, तो t की जो वैल्यूज है वो 0 से 1 के बीच में लाइन करेंगी, 0 पे क्लोज 1 पे ओपन। या तो मेरा फंक्शन किसमें रिड्यूस हो गया, y इज इक्वल टू t अपॉन 1 प्लस t। रैशनल फंक्शन है, लीनियर अपॉन लीनियर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, t को एक्सप्रेस कर लेंगे y के टर्म्स में। So y is equal to t times 1 minus y, that means t is equal to y upon 1 minus y। और t पे कंडीशन क्या है, 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो इस पे भी सेम कंडीशन लग जाएगी। So this implies this number lies between 0 to 1। ओके, तो दोनों को सेपरेटली सोल्व किया जाएगा। अगर मैं फर्स्ट वाली इनइक्वालिटी को सोल्व करूंगा तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, दिस implies y upon y minus 1 is less than or equal to 0, ये बन जाएगा। दोनों साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो इनइक्वालिटी क्या हो गई, रिवर्स हो गई। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यूज क्या आ रही है, 0 से 1 के बीच में आ रही है। सिमिलरली अगर दूसरे वाली इनइक्वालिटी हम कंसीडर करें तो 1 को अगर मैं इस तरफ लेके आऊंगा तो y upon 1 minus y minus 1 लेस देन 0, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एलसीएम लेंगे तो y minus 1 plus y, so 2y minus 1, और नीचे 1 माइनस y है, दोनों साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज आएगी। तो यहाँ से y की वैल्यूज क्या आ रही है, 1/2 और 1, सो माइनस इंफिनिटी से 1/2 यूनियन 1 से इंफिनिटी, ये वैल्यूज आ रही है। या तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा मुझे, तो इनका इंटरसेक्शन लेके देख लो कॉमन वैल्यूज कौन सी हैं। तो 0 से लेके 1/2 ये कॉमन वैल्यूज हैं, सो द रेंज इज फ्रॉम 0 से 1/2।
दिस इज द रेंज ऑफ द फंक्शन। ओके, वही सेम काम करा है जो ऊपर वाले में करा था, उसमें sin x को t पुट करा गया था, इसमें फ्रैक्शन पार्ट x को t पुट करा गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लो। fx is equal to this, again I can put e to the power x is equal to t, so put e to the power x is equal to t, और e to the power x की रेंज हमें पता है 0 से इंफिनिटी होती है, so the condition is that t is greater than 0 है, और मेरा फंक्शन किसमें रिड्यूस हो गया, that y is equal to t plus 1 upon t minus 1 where t is greater than 0। तो फिर से सेम काम, so this is t into y minus y is equal to t plus 1, t को एक्सप्रेस करना है y की टर्म्स में, so t times y minus 1 is equal to 1 plus y, तो t की वैल्यूज क्या आ गई, y plus 1 upon y minus 1, और t पे कंडीशन है दिस इज ग्रेटर देन 0, तो इस पे भी सेम कंडीशन लग जाएगी, सो y plus 1 upon y minus 1 is greater than 0, वेवी कर्व मेथड लगाओगे तो y की वैल्यूज क्या आ जाएंगी, माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, these are the values of y, this is the range of the function। okay, and similarly last क्वेश्चन भी करा जा सकता है, fx is equal to this, और इसमें भी अगर आप नोटिस करो तो 3 sin x plus 4 cos x का फंक्शन प्रेजेंट है, ऊपर भी नीचे भी इसको t पुट करा जा सकता है, ठीक बात है, तो ध्यान देना, इसको भी कर लेते हैं। सो द 9th पार्ट इज fx is equal to, क्या करेंगे, 3 sin x plus 4 cos x को t पुट करेंगे तो t plus 7 upon 8 minus t, so t plus 7 upon 8 minus t, हमने क्या करा है 3 sin x plus 4 cos x को t पुट करा है, और अगर आप ध्यान दो तो ये कौन सा एक्सप्रेशन है, कौन सा फंक्शन है, a cos x plus b sin x वाला फंक्शन है, और उसकी रेंज क्या होनी चाहिए, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 5 है, तो -5 से 5 इसकी रेंज होगी, सो t बिलोंग्स टू -5 to 5। तो एक मेथड तो वही है, डायरेक्टली करा जा सकता है कि t को एक्सप्रेस कर लो y की टर्म्स में, ये कंडीशन लगा दी जाएगी, वहां से कर लेंगे, नहीं तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ना वो भी करने के लिए जरूरत है, क्या डायरेक्टली हम बोल सकते हैं क्या कि जब t की वैल्यू मैक्सिमम होगी ना, जब t की वैल्यू होगी मैक्सिमम तब y मैक्सिमम होगा, ठीक बात है, अगर मैं t को मैक्सिमम करूंगा तो ये न्यूमरेटर मैक्सिमम हो जाएगा और डिनोमिनेटर मिनिमम हो जाएगा, और क्योंकि डिनोमिनेटर मिनिमम हो रहा है तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, तो इसका मतलब y की मैक्सिमम वैल्यू के लिए t को मैक्सिमम करना पॉसिबल, मैक्सिमम करना अलाउड है, तो t की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 5 है, तो कितना आ गया 5 plus 7 upon 8 minus 5, तो कितना आ गया ये 12 upon 3 that is 4 के बराबर, so this is the maximum value of y, and similarly आप लोग देख सकते हो कि अगर मैं t की वैल्यू मिनिमम रख दूं तो न्यूमरेटर मिनिमम हो जाएगा और डिनोमिनेटर हो जाएगा मैक्सिमम, तो इसका मतलब ओवरऑल क्वांटिटी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, so y will be minimum when t will be minimum, that means -5 plus 7 upon 8 minus -5, so that is 2 upon 30, तो मिनिमम वैल्यू फाइंड कर ली, मैक्सिमम तो रेंज क्या आ गई 2/13 से लेके 4 तक आ गई, ठीक है जी। So this is the type 4 where we can express x in terms of y, done।